मस्जिद में कुत्ते बांधे गए फौज की तरफ से, तो इसमें कितनी हकीकत नजर आती है? कोई सियासी बयान था या इसमें कोई हकीकत भी होगी? इसके ऊपर बगैर तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये बात सच है या सच नहीं है। अगर सच है तो बाकायदा जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है उनकी सरजमिश होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसे किया है। आमतौर पर दुनिया में देखा गया है कि पाकिस्तान में भी है, हर जगह कुछ सदाए हुए कुत्ते होते हैं। जब ये चीज़ों को देखने जाते हैं, कुछ चीज़ों को भी कोई इसमें भी मंशियात तो नहीं है या क्या उसे कहते हैं कि ये बारूद वगैरह तो नहीं है, तो कुत्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के अंदर। तो खुदा ना करे हमारे यहाँ मसाजिद के साथ भी ऐसा हुआ हो। बहरहाल मुझे चूँकि इस बारे में दिक्कत यकीन पता नहीं है, मैं कुल्ली बात करता हूँ। अगर किसी इज्तिमाई बात करेंगे, अगर मतलब ये कोई सियासी बयान हो सकता है या इसमें नहीं हकीकत इसमें आपको देखें एज आलिम दीन कोई हजम मतलब कर नहीं सकता? देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अक्लमंद आदमी है, समझदार आदमी है, वजीर रह चुका हुआ है, एक सियासी आदमी है, स्टूडेंट सियासत के अंदर रहा हुआ है। तो जब उस तरह की उसने बात की है तो मैंने तहकीकात होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, एविडेंस ढूंढना चाहिए कि ऐसे हुआ है। लोग भी होंगे, लोग भी बताएंगे, पता चला जा सकता है कि ऐसी तो ढकी छुपी चीज़ नहीं है। कोई जगह भी होगी जहाँ पर उन्होंने कहा कि फला एरिया में ऐसे हुआ है, तो साफियों को इजाज़त दे दें, आप जाके पूछ लें लोगों से, ताकि लोगों के सामने चीज़ें आ जाएँ। अगर खुदा न खास्ता गलत है तो आदमी अपनी गलती का इजाला कर लेता है। ये कोई दुश्मनी की बात तो है नहीं है। देखिए गलतियां तो हर जगह हो रही हैं ना, राजी साहब एक मुझे बताया ना, गलतियां तो हर जगह हो रही हैं। बंदे मारना सबसे बड़ा जुर्म है, इन बेगुनाहों को कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म है। कुरान कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। इंसान के कत्ल से बड़ा जुर्म कोई नहीं है, ठीक है, आमतौर पर। तो आप देखें कि अब ये काम भी तो हो रहे हैं ना, ये नहीं हो रहे हैं। हम बड़े शरीर में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ रवायत है ख्वातीन का, इस्लाम भी कहता है, रवायत भी है जहाँ की ख्वातीन का एहतराम किया जाता है। अब यहाँ तो अब देखा, आपने देख लिया, लोगों की बच्चियों को उठाना, उनको फैमिलीज को उठाना, उनको प्रेशराइज करना, अपनी मर्जी की उनसे बयान दिलवाना, ये तो अब पाकिस्तान की तारीख के जो सियाह बाब है ना, ये जितनी भी कोशिश करेंगे नहीं मिटेगा। इसका एक ही हल है, लोगों से मदद की जाए, लोगों से माफी मांगी जाए। फिर आखिर आज ये लोग नहीं माफ करेंगे ना, तो दुनिया में भी तो सजा भुगते ही भुगतेंगे। अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेंगे तो यहाँ वहाँ कोई सजा से नहीं बचा सकेगा। राजी साहब एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि ये बताइएगा कि कौमी तराने के लिए पीटीएम की जो जमात थी जिनको बुलाया गया था वो खड़ी नहीं हुई, तो जो रियासत को नहीं मतलब मानता, किसी आइन को नहीं मानता, आपके किसी निज़ाम, तो आप किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं? दूसरा, अगर यही हरकत पीपल्स पार्टी करती या नून लीग करती तो उस पर क्या रिएक्शन होना? देखिए मेरी बात यह है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। आपके अपने बेटे भी जब अगर आपसे नाराज हो तो आप उनको राजी करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, गुस्सा दूर करते हैं। इस वक्त केपीके की आवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान का ही जो तराना है, हम सब का तराना है, इसके लिए खड़ा होना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर भी हमारे घर के भी आपके बच्चे अगर नाराज हो जाते हैं ना, बात करते हैं, मैं कहता हूँ रियासत का रवैया अपने बच्चों के साथ माँ जैसा होना चाहिए। ना मुझे आसिम मुनीर के साथ मसला है, ना मुझे अपनी सियासत के डूबने का खौफ है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए और हकूक़ के लिए, किसी दुनिया की फौज के। ये कोई अच्छी बात है? सिर्फ एक आदमी ने इस्तिस्ना लिया था सबसे पहले क़यामत तक। किसको इस्तिस्ना दिया था अल्लाह मियां ने क़यामत तक? सबको पता है ना, शैतान को। उसके अलावा इस्तिस्ना की किसी को भी गुंजाइश नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस्तिस्ना होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए, इस्लाम की रूह से भी नहीं, दुनियावी कानून के तहत। आपने जुर्म किया है, पकड़े जाए, सजा होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को कानून की पाबंदी करनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। कोई अमल ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि कोई गिरफ्त में आए। जो लोग इस्तिस्ना मांगे, कॉमन सेंस की बात है, आप इस्तिस्ना दे दें। जो ओरिजिनल प्रपोजल था, प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना, प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना, और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इस्तिस्ना। और जिस मुल्क पे जरदारी राज रहा हो, जिसमें नवाज शरीफ ने जो कुछ करप्शन किए, नैब में इतने मुकदमे, अब तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं इसके बाद। मतलब पूछने का किसी को हक भी नहीं होगा आइन की रूह से, अगर इसी किस्म के। अभी ये 3 ने लिया है, उसके बाद अगली आएगी तरमीम के तमाम वज़रा को भी
کوئی فوجداری مقدمے میں نہیں لیا جا سکے. یہ رکے گی کہاں بات؟ پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب آ جائیں گے, پھر ججز حضرات تو پہلے ہی استثنا ہے. تو آپ بتائیے کہاں جا کے یہ ملک ٹھہرے گا؟ بہت شکریہ سر. اچھا شاہ جی یہ بتائیے پیپلز پارٹی جو خود کو آئین کا موجد سمجھتی ہے, انہوں نے خود ہی اس آئین کا جو حال کر دیا, اس پر کیا کہیں گے؟ بات یہ جس طرح میں اپنے عمل کا جواب دوں اپنے رب کے سامنے, یہ بھی جواب دیں عوام کے سامنے. تب تک خیر منائیں گے. ویسے ہی ایک صوبے میں بھی سکڑ کے رہ گئے, اور اس صوبے میں بھی طرح اگر صحیح فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں تو یہاں وہاں سے بھی فارغ ہو جائیں گے. کرتے رہے. دیکھیے ایک ہی چیز ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, عوامی عدالت. اب عوامی عدالت کا جب مذاق اڑا دیا گیا اور پامال کر دی گئی ہے, تو اس کے لیے تو ملک ختم ہو گیا. The state no longer exists. It is a hostage to some people. یہاں شخصی راج ہے, یہاں رول آف دا لا نہیں رہا, رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. بھائی آئین میں ابھی بھی لکھا ہے نا, کوئی جواب دے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے فیصلہ دیا, ریزرو سیٹ دے دی گئی, اور 8 ججوں نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا. دس از رول آف لا. مذاق ہے کہ جس پارٹی کو الیکشن میں 1 سیٹ ملی ہو اس کو ریزرو سیٹس میں 5 مل جائے. کس طرح جسٹیفائی کریں, کس طرح خاموش رہیں, کس طرح آگے بڑھیں؟ نیگوشیشن از دی اونلی وے. لوگوں کو اپنے ایگوز کو پیچھے رکھنا پڑے گا. پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے اندر امن نہیں آئے گا, اور جب تک پولیٹیکل پیس نہیں ہوگی امن بھی نہیں آئے گا. یہ جو ضد پکڑی ہوئی ہے کہ بات نہیں کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے, اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں ہو رہا. میں ایک دفعہ پھر جو بھی صاحب اقتدار میں انہیں برا لگتا ہے کہ انہیں صاحب اقتدار کہا جائے, کیونکہ وہ ہر چیز چلاتے ہیں, لیکن اگر کہہ دوں گا تو برا لگتا ہے. میں کوئی بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے گزارش کر رہا ہوں. یہ میرے ملک کا معاملہ ہے, یہ میرے دیش کا معاملہ ہے, یہ میرے غریبوں کا معاملہ ہے, یہ میرے بے روزگار لوگوں کا معاملہ ہے, یہ میرے نوجوانوں کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سر مت یہ سمجھو. پاکستان پچھلے 2.5-3 سالوں سے جس بحران سے گزر رہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, دہشت گردی پاکستان میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سر کس طرح اس مسئلے سے پاکستان کو باہر نکالنا ہوگا؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, سینئر سیاستدان ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے, حق اور سچ کے فیصلے کرو, میرٹ پہ فیصلے کرو, ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرو, عوام کے نمائندوں کے ذریعے فیصلہ کرو, ٹھوسی ہوئی حکومتوں کے ذریعے نہیں کرو. بٹھائے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے یہ فیصلے, جو ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ نہیں فیصلے کر سکتے. یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ ایک بڑا جرم ہوا ہے. وہ کالا انگریز تو چلا گیا, نہیں گورا انگریز چلا گیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے پکڑا نہیں, گورا انگریز چلا گیا, لیکن اس نے اپنے نمائندے چھوڑ دیا. وہ جنرل قائد اعظم نے پہچان لیا تھا, اسی لیے کیا کہا تھا کہ آرمی has got nothing to do with government, running the affairs of the public. قائد اعظم جنہیں ملک کا خواب, ملک کو بنایا, اور انہیں پتا تھا انہیں ٹی وی, انہیں یہ بھی پتا تھا انہیں زیادہ دن زندہ نہیں رہنے. اس وقت وہی قوم کو کہہ کے چلے گئے کہ ہوشیار, باخبر رہنا, فوج سے دور رہنا.